इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडुहब। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का वीडियो नंबर 3 ऑन क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कोल्ड वॉर एरा। तो इससे पहले जो दो वीडियोस थी वो मैंने किस पे की थी, हिस्ट्री पे की थी, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एंड ये जो है पॉल साइंस में होने वाला है, इसके बाद में ज्योग्राफी का भी लाऊंगी। सो डोंट वरी, सारे जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आने वाले हैं। ओके, सो जो भी इस चैनल पे नए आए हैं तो मैं उनको बता दूं कि ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में हम क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में फ्रॉम 2019 टिल डेट, उसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं ना। आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों प्रोवाइड होंगे तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड जो है फुल लेंथ आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है बंच यहाँ पे आपको मिलेगा। तो कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, जो भी क्वेश्चन के आने के चांसेस है या फिर कौन से टॉपिक्स के आने के चांसेस है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए। एंड इसमें जो है एक छोटा सा जो है मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस इस चैप्टर में कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी सिर्फ आपको इस चैप्टर में से द इमर्जेंस ऑफ द टू पावर ब्लॉक और नाम को पढ़ना है, नॉन अलाइन मूवमेंट को पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस पे हम अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद दी 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच टू ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू विश टू अचीव थ्रू द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। देखो नॉन अलाइनमेंट, मूवमेंट, नाम, ये सारे हमारे सिलेबस में आने वाले हैं, तो इससे भी ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है जो 2016 के दिल्ली पेपर में आया हुआ है कि कौन से दो ऑब्जेक्टिव्स थे जिससे जो जवाहरलाल नेहरू नाम के थ्रू अचीव करना चाहते थे। अब देखो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कब बनी, जब ये सारे जो कंट्रीज जो पहले कॉलोनाइज थे, ठीक है, तो वो जब डीकोलोनाइज हुए तब उन्होंने देखा कि वर्ल्ड में यार आधे कंट्रीज वेस्ट के साथ है, मींस यूएस के साथ है, आधे यूएसएसआर के ब्लॉक में है, एंड हम जो है अभी अभी आजाद हुए हैं। तो हम मतलब गुलामी से अभी तो आजादी मिली है, दोबारा थोड़ी ना गुलाम बनने जाना है। तो उन्होंने सोचा हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, हम नॉन अलाइन मूवमेंट जो है उन्होंने फिर क्रिएट किया। काफी ऐसे कंट्रीज है जैसे इंडिया है, घाना है, इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज मिलके आए और इन्होंने जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपना क्रिएट किया। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स तो पहले इंडिया के पास ये थे कि वर्ल्ड में स्टैंड लेना अपना, ठीक है, किसी की तरफ बायस होके ना बोलना, अपना एक पर्सनल स्टैंड रखना इंटरनेशनल इश्यूज पे, ठीक है। और उसके बाद ये ना एक चीज, एक ये जो स्ट्रैटेजी थी नॉन अलाइनमेंट का, इससे एक और भी जो है ऑब्जेक्टिव जवाहरलाल नेहरू का पूरा हुआ, वो ये कि यूएस एंड यूएसएसआर दोनों ही अब जो है इंडिया को महत्व देने लग गए थे। क्योंकि अगर मान लो यूएसए ने कुछ बोल दिया, ठीक है, भला बुरा बोल दिया, तो इंडिया जो है यूएसएसआर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, और यूएसएसआर ने कुछ बोल दिया तो इंडिया जो है यूएस की तरफ चली जाएगी। तो वो हमेशा एक बैलेंस बना के रखते थे। सो फर्स्ट आंसर में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें ये बोला गया कि फर्म स्टैंड रखने का, ठीक है, मतलब टू इक्विप इंडिया टू टेक अ फर्म स्टैंड ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, एंड सेकेंड इज टू एनेबल इंडिया टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अनदर। ओके, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में हम चलते हैं। व्हाई वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो वाज कॉल्ड द आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न अलायंस। इसको वेस्टर्न अलायंस क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो वेस्ट यूरोप थे ना, सारे वेस्ट यूरोप के पार्ट, सबसे पहले ये चीज याद रखना, सबसे पहले जो डिवीजन हुआ था ना वो यूरोप में ही हुआ था, ठीक है। आधी यूरोप जो थी, जो वेस्टर्न यूरोप थी वो यूएस के साइड में थी, और जो ईस्टर्न यूरोप थी वो यूएसएसआर के साइड में थी। So it is also known as Western Alliance because most of the countries of the West Europe sided with the US, ठीक है। This is the answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। Why was Warsaw Pact also called the Eastern Alliance? इसका आंसर भी सिमिलर होगा क्योंकि ईस्टर्न यूरोप जो थी, मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप किसके साथ से, सोवियत यूनियन के साथ। तो 2015 में ये दो क्वेश्चन पूछे गए। देखो 1 मार्क्स में इसके आने के काफी चांसेस है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सियाटो? तो सियाटो का फुल फॉर्म क्या है? साउथ ईस्ट एशियन
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1 मार्क्स में काफी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय कोल्ड वॉर। सो कोल्ड वॉर क्या है, देखो कोल्ड वॉर में आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इसमें डेफिनेशन नहीं कि यही लिखना है, उसमें काफी सारे जो है पॉइंट्स है जो आप किसी कोई भी चीज उसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि एक आइडियोलॉजिकल वर्ड था, ठीक है। ये आइडियोलॉजिकल वर्ड था इन द सेंस कि यूएस साइडेड विथ कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर साइडेड विथ सोशलिज्म। सो दोनों में एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी, आइडियोलॉजी की बैटल थी, दोनों में टेंशन था, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट थी। एंड साथ में ये भी बताना है कि ये जो कोल्ड वॉर है इसलिए कोल्ड है क्योंकि इसमें कभी वेपन्स या वैसे न्यूक्लियर वेपन्स जो है कभी यूज नहीं हुए, जिसका मतलब है कि ये कभी हॉट वॉर नहीं बना, ठीक है, ये कोल्ड वॉर ही रह गया। ये बस पेन और पेपर में फाइट होती थी, एक दूसरे को जो है टक्कर देते थे, मीन्स बैलेंस ऑफ पावर करती थी, ठीक है। तो यही सारी जो चीजें हैं वो आपको लिखनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, सो यू कैन विजिट माय ब्लॉग और यू कैन विजिट माय इंस्टाग्राम हैंडल, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में मैं आपको माइंड मैप्स प्लस नोट्स एंड बाकी स्टफ्स देती रहती हूँ, सो यू कैन फॉलो मी देयर और यू कैन डाउनलोड दी नोट्स फ्रॉम माय ब्लॉग। सो वहां पे भी आपको मिल जाएगी और उसमें डिटेल में काफी अच्छे से लिखा हुआ है, सो यू कैन प्रेफर दैट ऑल्सो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, नेम दी टू सुपर पावर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड वॉर। काफी इजी है, यूएस एंड यूएसएसआर। ओके, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। व्हेन एंड व्हाई डिड इंडिया साइन दी 20 इयर्स ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद द सोवियत यूनियन। सो दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि 1 मार्क्स में ये वाले क्वेश्चन का जो है चांस बहुत कम है आने का। सो फिर भी हम देख लेते हैं। सो इंडिया ने क्यों साइन की थी पीस ट्रीटी, जो है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद सोवियत यूनियन, ताकि जो है टू काउंटर द यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस। तो आपको पता है यूएस का, पाकिस्तान का एंड पाकिस्तान के साथ चाइना का कैसे कनेक्शन है, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ भी कोई है ना चाहिए, दोस्त चाहिए, तो इसलिए इंडिया ने जो है सोवियत यूनियन का जो है सपोर्ट लिया, ठीक है, टू काउंटर देयर फोर्सेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में जाते हैं। व्हाई हैज इंडिया रिफ्यूज टू साइन सीटीबीटी व्हिच केम इन 2011, ठीक है, ऑल इंडिया 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो इंडिया ने क्यों रिफ्यूज कर दिया सीटीबीटी को साइन करने के लिए, क्योंकि उनको लगा ये बहुत जो है बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि वो सिर्फ नॉन न्यूक्लियर पावर कंट्रीज में जो है अप्लीकेबल होती थी, ठीक है, मतलब जो यूएस, यूएसएसआर, चाइना, फ्रांस और जो है ब्रिटेन, तो इसके अलावा जितने भी कंट्रीज थे उन पे ये लागू होती थी, और जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर्स थे उनके लिए मतलब ऐसा कुछ नहीं था, तो उनको ये इंडिया को ये डिस्क्रिमिनेटरी लगता था, जिसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया साइन करने को। नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फ्रॉम दिस चैप्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। सो ये वाला टॉपिक जो है आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये हट चुका है, बट मैं फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर है वो सारे लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो थे उसके डेवलपमेंट के लिए लाया गया था, ओके, तो इस वजह से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 अगेन इस पे है, सो ये सेम आंसर होगा कि जो एलडीसीज थे, लीस्ट डेवलप कंट्रीज थे, उनके लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नॉन अलाइनमेंट डज नॉट इम्प्लाई न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, आपको काफी अच्छे से इसका आंसर समझ में आ जाएगा कि ये जो नॉन अलाइनमेंट है, ठीक है, ये क्यों डज नॉट इम्प्लाई न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंस। तो आपके बुक में एक सेक्शन है, देखना, जहां पे बोला गया है कि जो नॉन अलाइनमेंट है डजंट मीन न्यूट्रलिटी और आइसोलेशन, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन है। ये न्यूट्रलिटी इसलिए नहीं है, इक्विडिस्टेंस इसलिए नहीं है, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज जो ये परेशानी है इससे भाग नहीं रही है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाग रही है इस सारे मामले से। उल्टा जो है आप इंडिया को देखोगे, हर एक मामले में ये चाह रही है कि दोनों कंट्री, दोनों सुपर पावर्स के बीच में मीडिएट कराना, ठीक है, ये जो इतनी बड़ी क्राइसिस चल रही है, मतलब ये जो कोल्ड वॉर एरा चल रहा है, इसको खत्म करना और पीस लाना, ठीक है, ये सारी जो
कोशिश है ये इंडिया कर रही थी, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये न्यूट्रलिटी और इक्वी डिस्टेंस है। सो यहाँ पे आप आंसर देखो, दिस स्टेटमेंट मीन्स द नॉन अलाइनमेंट इज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे बिकॉज इट ऑल्सो मीन्स दैट और बीइंग न्यूट्रल फ्रॉम द सुपर पावर्स, इट ऑल्सो मीन्स प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेज। जैसे कि मैंने आपको कहा, इंडिया उल्टा क्या कर रही थी और ज्यादा एक्टिव रोल प्ले कर रही थी दोनों के बीच में सुलह कराने के लिए, ठीक है। तो स्टेबिलिटी पीस लाने के लिए जो है इंडिया बार बार मीडिएट कर रही थी, तो हम कैसे बोले कि ये न्यूट्रलिटी है। ओके, समझ आया। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। वाई मेंशन, सो ये वाला जो क्वेश्चन आपने देखा 11th वाला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में या फिर जो है 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन 1 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन देखो 12, मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2010 में पूछा गया था। सो आपको अब बताना है कि क्या इम्पैक्ट रहा ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर से क्या जो है नतीजे निकले, ये जो दोनों के बीच में राइवलरी थी ये कम हो गई, ठीक है। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गई, ठीक है। सो यही है बाइपोलैरिटी, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो गया, जिससे आपका न्यू चैप्टर शुरू होता है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का, ठीक है। उसके बाद जो है यूएस की हेजिमनी आती है। सो यही सारी चीज है जो बेसिकली आपको 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, व्हाट इज मीन बाय यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी। ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ये 2009 में पूछा गया था। सो ये इतना ज्यादा भी नहीं पूछा जाता, फिर भी अगर बाई चांस पूछ लिया गया। सो यूनिपोलैरिटी मतलब जब वर्ल्ड में एक ही पोल हो, जैसे यूएसएसआर की हेजिमनी थी जहां पे ओनली वन सुपर पावर था, दैट इज यूएस, उसे कहते हैं यूनिपोलैरिटी, ठीक है। मतलब वन पावर का इमर्जेंस होना। और बाइपोलैरिटी मतलब क्या है, जब वर्ल्ड में दो पोल हो, ठीक है। सो यही है यूनिपोलैरिटी और बाइपोलैरिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ईदर नाटो और नॉर सियाटो। सो ये भी सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि क्या स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि नॉन अलाइनमेंट जो है, नॉन अलाइनमेंट से क्या हुआ, ये दोनों अलायंस से दूर रहे, ठीक है। और दूर रहने का यही मेन रीजन था, क्योंकि अभी अभी वो आजाद हुए थे और दोबारा किसी के अंडर जो है नहीं जाना चाहते थे और अपना जो है एक स्टैंड रखना चाहते थे इंटरनेशनल इश्यूज पे। सो इस वजह से जो है ना ही उन्होंने नाटो, इंडिया ने नाटो ज्वाइन किया, ना ही सियाटो ज्वाइन किया, ठीक है। सो विच गेव इट अ वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस, इंडिया हैड फेथ इन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसलिए उन्होंने नॉन अलाइनमेंट किया। व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस ऑफ, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, जब दोनों साइड जैसे यूएस एंड यूएसएसआर दोनों जो है जैसे यूएस ने जो है अपनी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बढ़ा दी, तो यूएसएसआर भी क्या करेगा, अपने न्यूक्लियर पावर्स वगैरह बढ़ा देगा। सो ये क्या करना चाहते थे, बैलेंस करना चाहते थे पावर। तो बैलेंस करने से क्या होता है, कोई एक जो है, एक पोल जो है ताकतवर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो यूएस के पास ज्यादा हथियार होते और यूएसएसआर के पास कम हथियार होते, तो ये काफी ज्यादा चांसेस थे कि यूएस जो है यूएसएसआर पे हमला कर देती और बस काम खत्म उसका। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों एक दूसरे को अटैक ना कर पाए, दोनों के अंदर ये डर रहे कि हाँ भाई वो भी सेम ताकतवर है, अगर हम हमला करेंगे तो हमारा भी नुकसान उतना ही होगा, ठीक है। So it means that when both sides have the capacity to fight against the attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate the war. समझ आए, ये है प्रॉपर आंसर। अगर आपको लिखना है, मैंने बेसिक से आपको जो है पहले समझा दिया, ओके। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, मेंशन द नेम ऑफ द ईस्टर्न अलायंस लेड बाय सोवियत यूनियन। व्हाट इज द ईस्टर्न अलायंस, दैट इज वार्सो 1955 में बना था, ठीक। और इनका मेन एम क्या था, मेन एम यही था कि नाटो के फोर्सेस को काउंटर करना है, ठीक है, इन यूरोप, एंड इट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 1 मार्क्स में। नाटो, सियाटो, सेंटो, जो है सोवियत यूनियन की ईस्टर्न अलायंस, ये सारी चीजें जो है आ सकती है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम देखते हैं 17th क्वेश्चन। सो 17th क्वेश्चन, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, एमिंग फॉर वर्ल्ड पीस, एक तो ये वर्ल्ड पीस के लिए जो है अपना मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड ये भी है कि दोनों अलायंस से दूर रहना, ये भी उनका मेन मकसद था, टू स्टे अवे फ्रॉम द टू अलायंस, या फिर डिसोसिएशन फ्रॉम मिलिट्री अलायंस, वही सेम बात है, मिलिट्री अलायंस जो बने थे उससे दूर रहना, ठीक है। तो यही दो मेन मकसद थे कि उनसे दूर रहना और
पूरे पृथ्वी में पीस जो है स्थापित करना। ओके, आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, रिसेंट पूछा गया है। इन विच वे डिड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट सर्व इंडियाज इंटरेस्ट। काफी इजी क्वेश्चन, अभी हमने देखा था। ठीक है, कैसे उनको अपने जो है इंटरेस्ट को सर्व करने में मदद किया। फर्स्ट, it equipped India to take a firm stand on international issues. This way India found its place in international political system. एक तो अपना वो स्टैंड रख पाए, दूसरा ये कि दोनों सुपर पावर से दूरियां रख पाए, अलायंसेस से दूरियां रख पाए, और अपना जो है एक इम्पोर्टेंस बना के रखा हुआ था उन्होंने। ठीक है, एक बैलेंस था दोनों सुपर पावर के बीच में। So it also managed to balance one superpower against the another. It did not invite any threat from either of the bloc. I hope it's clear. सो आप देख लो, ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहा है, एक बार 1 मार्क्स में रिपीट हुआ, एक बार 2 मार्क्स में रिपीट हुआ। सो आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये देख लो कि नॉन अलाइनमेंट ने कैसे इंडिया की जो इंटरेस्ट है उसको सर्व किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। मेंशन एनी 2 मेजर मिलिट्री फीचर्स ऑफ द कोल्ड वॉर। 2016, 10, 8 में पूछा गया, 2008, 10, 16 3 बार पूछा गया है कि मिलिट्री फीचर्स क्या थे कोल्ड वॉर के। सो मिलिट्री फीचर्स क्या थे। फर्स्ट यहाँ पे देखो, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक्स competed against each other in building up the military force as they believed that it was necessary for national security. And second है, the two power blocks devoted much of the national capital human resource in developing the weapons. तो दो मिलिट्री फीचर्स क्या है, एक तो दोनों तरफ जो है सब अपना मिलिट्री फोर्सेस बिल्डअप करने में लगे हुए थे। ठीक है, ताकि नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। अब पता नहीं कौन कब हमला कर दे, तो हम अपना मिलिट्री बना के रखते हैं। और दूसरा ये है कि मिलिट्री के बनाने के चक्कर में इनका काफी ज्यादा जो है कैपिटल लगा है, काफी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स लगा है। ठीक है, तो ये तो स्वाभाविक है। ठीक है, आप जब कोई मिलिट्री वगैरह रेस करते हो तो उसमें काफी पैसा जाता है, दिस इज वेरी कॉमन। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में जाते हैं। विच टू आइडियोलॉजीज वेर इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। काफी इजी, सबसे इजी क्वेश्चन यार। ये देखो, ये 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। दो आइडियोलॉजीज क्या थी, यूएस की लिबरल डेमोक्रेसी, लिबर्टी प्लस डेमोक्रेसी, एंड सोवियत यूनियन में सोशलिज्म प्लस कम्युनिज्म। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको 2 चीजें मेंशन करनी है। फर्स्ट तो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी, तो यूएस की डेमोक्रेसी थी, लिबरल डेमोक्रेसी, एंड यूएस जो है यूएसएसआर की क्या है, कम्युनिज्म। और उसके बाद अगर हम देखें उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या थी, तो यूएस की तो है कैपिटलिज्म। ठीक है, वो उसी आइडियोलॉजी पे काम करते थे। एंड यूएसएसआर की क्या है, सोशलिज्म। ओके, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, देखो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट डोंट नो आ भी सकता है। ठीक है, सो कोई चांस नहीं ले सकते इसके साथ, क्योंकि काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और देखो कितनी बार आ चुका है, 2016 में, 2016, 15, 14, 12, 11 मीन्स कंसिक्यूटिवली आता ही रहा है ये। 2010 में भी आया है ये, तो बार बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है, देखो बहुत इजी शब्दों में बताओ तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में आपको 3 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है यहाँ पे यूएस। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पे यूएस, सेकंड है यहाँ पे यूएसएसआर। ठीक है, सेकंड है यूएसएसआर, और यूएस के नीचे एक थर्ड यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है, किसका, क्यूबा का। ठीक है, ये 3 कंट्रीज जो है बस इवॉल्व थे। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये क्यूबा और यूएसएसआर जो है ये एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी। ठीक है, अब यूएसएसआर का दोस्त कहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल यूएस के नीचे। अब यूएसएसआर तो फायदा लेना चाहेगा, तो 1961 में यूएसएसआर को ये लगा कि यार यूएस से इतना ज्यादा पास है हमारा क्यूबा, पता नहीं यूएस कभी भी कब्जा कर ले क्यूबा में और जो है फिदेल कास्ट्रो को हटा दे। ठीक है, तो निकिता क्रुश्चेव जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे उनको बड़ा डर लगने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो क्यूबा को हम अपना रशियन बेस बना देते हैं। तो 1962 में वो क्या करने लग गए, उसको रशियन बेस में कन्वर्ट करने लग गए। तो जो सारी न्यूक्लियर वेपन्स और बाकी सारी चीजें थी, गन्स वंस, वो कहाँ पे रखने लग गए, क्यूबा में। और 2-3 हफ्ते बाद
ऑलमोस्ट 3 हफ्ते बाद, राइट। तो उनको पता चला, यूएस को पता चला, जॉन एफ कैनेडी को पता चला कि अरे यहाँ पे कुछ तो चल रहा है। तो क्यूबा में जो है रशियन बेस बन रहा है। तो और फर्स्ट टाइम यूएस इतना क्लोज आ गया था क्यूबा के टारगेट के, ठीक है। तो फिर उन्होंने मतलब ऐसे उस टाइम में क्या था ना कि यूएस कुछ भी करने को तैयार था। मतलब उस टाइम पे ऐसा लगा कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा, बट जो है नहीं हुआ फाइनली। सो इसके बाद जो है क्या हुआ, यूएसएसआर एंड यूएस ने दोनों ने जो है समझौता कर लिया। उसके बाद मामला खत्म हो गया। बट ये काफी इंपॉर्टेंट क्राइसिस इसलिए है क्योंकि वो एकदम पॉइंट में आ गए थे जब लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर बस होने ही वाला है, बट हुआ नहीं, ठीक है। लकीली नहीं हुआ उस टाइम में। सो दैट इज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर आ गया, ठीक है, अगर जितने भी 10-12% चांसेस है आने के, अगर आ गया तो आपको ये जो है लिख के आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट कंस्ट्रेन द सुपर पावर टू गो ऑन अ फुल फ्लेज्ड वॉर इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ न्यूक्लियर वॉर। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है। दो बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। फर्स्ट तो लिखना कि डेटरेंस, ठीक है, मैंने यहाँ से डी से मार्क किया है डेटरेंस। लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है? डेटरेंस मतलब कि एक फियर था दोनों में, ठीक है, एक लॉजिक था दोनों में कि बोथ साइड जो है दोनों ही बैलेंस ऑफ पावर कर रहे थे, दोनों के पास सेम टाइप के हथियार वगैरह सब थे। तो अगर हम वॉर में आ गए तो मतलब जो है दोनों साइड में अगर हम वॉर जीत भी गए तो किसी का भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मान लो यूएस जीत भी जाती वॉर में, फिर भी यूएस का इतना भारी नुकसान हो जाता कि वो मतलब उसको ही रिगेन करने में उनको मतलब सालों लग जाते हैं ना। सो क्योंकि दोनों ही जो है सेम ताकतवर है, दोनों के पास सेम काइंड ऑफ पावर है, तो इसलिए जो है वॉर में जाना बहुत चालाकी की बात तो होती नहीं, ठीक है। उल्टा सारा मामला जो है बिगड़ जाता, उल्टा लॉस हो जाता, ठीक है। अगर हार भी जाती या जीत भी जाती तो उससे भी कोई फायदा खास होने नहीं वाला था क्योंकि दोनों ही जो है इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों के पास इक्वल ताकत होती है तो यार सामने वाला हमेशा डरता है कि यार उसके पास भी सेम ताकत है, मुझे भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो आपको फर्स्ट इसका आंसर लिखना है, दिस इज ड्यू टू द लॉजिक ऑफ डेटरेंस। और लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस को पहले आपको लिखना है, उसके बाद उसको जो है एक्सप्लेन करना है, समझ गए। तो यही होगा, 2 मार्क्स में क्लियर आंसर हो जाएगा, बढ़िया मार्क्स मिल जाएगा। और जब लॉजिक ऑफ डेटरेंस लिखोगे उसके नीचे जो है अंडरलाइन कर देना, बस मजे आ जाएंगे। Yeah, question number 6 है, mention any two of the agreements signed between the two superpower during the starting of the 1960s. So 1960 के starting में कौन सा जो है इसमें agreement sign हुआ? तो और ये question जो है 2016 में आया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन देखो 2010 में आया हुआ है। नेम एनी टू सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट साइंड बाय दी टू। सो दो एग्रीमेंट कौन कौन से थे? LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, एंड सेकेंड इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दोनों को, ये दो ट्रीटी याद रखना, ठीक है। बेसिकली अगर ये 2 मार्क्स में आ जाए तो थोड़े से मतलब इसके डिस्क्रिप्शन दे देना कि किसने किसने साइन किया था, कब साइन किया था, एंड ये दो ट्रीटी लिख देना, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नेम एनी 4 फाउंडर्स ऑफ नाम। नाम के 4 फाउंडर्स कौन थे? एक तो देखो इंडिया से पहले आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आपको लिखना है, ये देखो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस, लाइक यहाँ पे मैच द फॉलोइंग टाइप का आया है ना, तो यहाँ पे मैच भी आ सकता है या फिर बेसिकली आपको 4 नेम लिखने को दिए जा सकते हैं। सो फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू इंडिया से, ठीक है। युगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो, इजिप्ट से गैमल अब्देल नाजिर, उसके बाद इंडोनेशिया से सुकार्नो, घाना से क्वामे नक्रुमा। तो ये जो 5 नेम्स है, ठीक है, ये आपको एकदम बाई हार्ट हो जाना चाहिए। और ये जो 5 कंट्रीज है आपको बाई हार्ट हो जाना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये क्वेश्चन ऑफकोर्स 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो 5 जो है नेम आपको लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज मेंट बाय नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? नॉन अलाइनमेंट वाज नाइदर नेगेटिव नॉर पैसिव। ये ना ही नेगेटिव था ना ही पैसिव था, मतलब ये नेगेटिव नहीं था, ठीक है। मतलब नॉन अलाइनमेंट का
हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि हम वर्ल्ड के इंटरनेशनल क्राइसिस से दूर रहे, ठीक है, या फिर उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करे, ठीक है। तो ये एक्टिव भी था एंड पॉजिटिव भी था। एंड इंडिया के अगर हम टर्म्स में देखें तो नॉन अलाइनमेंट क्या था कि नॉन अलाइनमेंट में हम उल्टा जो है दोनों अलायंसेस से भले ही दूर थे बट हम वर्ल्ड में चाह रहे थे कि शांति पीस एस्टेब्लिश करना, राइट। तो नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है, स्टेइंग अवे फ्रॉम दी टू अलायंसेस, नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, स्टेइंग अवे फ्रॉम दी टू अलायंसेस, बट इट्स रोल वाज वेरी पॉजिटिव एंड एक्टिव, क्योंकि हमने देख लिया कैसे इंडिया ने मीडिएट किया था, ओके। एंड उसके बाद उनकी जो लगातार कोशिश चल रही थी पीस एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन अप्रैल 1949, ये अब तक तो आपको आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर, दैट इज नाटो। नाटो जो है NATO, नाटो, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसमें कितने कंट्रीज थे, कौन से कंट्रीज थे, एंड जो है इसकी एम क्या है, ये सारी चीजें अभी तक आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नाटो की ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। इनका एम क्या था कि अगर एक पे हमला होता है तो उसका मतलब हम सब पे हमला हो रहा है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा उसमें उनमें यूनिटी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो आ सकता है। ये एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर 2014 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर क्या थे। सो देखो, यूएस एंड यूएसएसआर की जो है कन्फ्रंटेशन तो चल रही थी बट डायरेक्ट उनके लैंड में कभी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, मतलब यूएस में आके हमला नहीं हुआ या फिर यूएसएसआर में आके हमला नहीं हुआ, बल्कि ये अलग अलग जगह में जो है कन्फ्रंटेशन चल रही थी। जैसे बर्लिन में हो गया, ठीक है, कोरिया में हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ठीक है, कोंगो में हो गया, ठीक है। तो इन सारी जगहों में क्या चल रही थी, यहाँ पे जो है उनकी कन्फ्रंटेशन जो है दिख रही थी, मतलब कोई आके डायरेक्ट हमला नहीं कर रहा था, बट ऐसा है कि जैसे मानो कहीं पे लड़ाई चल रही है, कहीं पे वॉर चल रहा है, तो यूएस किसी को सपोर्ट कर रहा है, यूएसएसआर उसका ऑपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे कि अपना पावर, ठीक है, अपना पावर शो करना चाह रहे थे, बट डायरेक्टली वो कभी आके नहीं लड़े, बल्कि दूसरी जगह में जाके जो है उनका कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिला है। तो जिन जगहों में उनका जो वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है उनको हम बोलते हैं एरेनास ऑफ द कोल्ड वॉर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं, व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द टू कैंप्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, रिपीटेटिव क्वेश्चन, ठीक है, अभी मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, मेंशन द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 टू 1918 तक चला एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 तक चला, सो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है 2 मार्क्स के कॉन्टेक्स्ट में, बट फिर भी इसको याद रख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वाई did the two superpowers try to control the smaller nations during the cold war, तो smaller nations को जो है इसलिए कंट्रोल करना चाह रहे थे क्योंकि वो अपना एरिया बढ़ा सकते थे, ठीक है। अगर मान लो यूएस ने छोटे छोटे आइलैंड्स को जो है कब्जा कर लिया तो उसका जो है एरिया और ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, वो हम वहां पे जो है अपनी मिलिट्री बेस बना सकते हैं, वहां पे जो है किसी पे नजर रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे किसी पे नजर रखने के लिए, किसी वहां पे मिलिट्री बेस बनाने के लिए, वहां पे अपना एरिया एक्सपैंड करने के लिए जो है वो दूसरे स्मॉल नेशंस को भी जो है अपने कंट्रोल में ला रहे थे, और स्मॉल नेशंस इतने पावरफुल नहीं है तो इजीली जो है उनका कंट्रोल में आ जाते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है, व्हाई इज द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलर वर्ल्ड, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट का जो है क्या रेलेवेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2009 में एक बार पूछा गया है कि क्या रेलेवेंस है इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का। दो देखो, अभी कोल्ड वॉर खत्म हो गया है, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड अभी वैसा नहीं है, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद नाम उस टाइम पे था जब कोल्ड वॉर चल रहा था, ओके, वो नाम को इसलिए बना गया था ताकि दो अलायंसेस से हम अलग रह सके। तो जब कोल्ड वॉर खत्म ही हो गया, नाम का रेलेवेंस क्या रह गया, तो नाम देखो इतना डायरेक्टली अभी रेलेवेंट नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि हम नाम को जो है नॉन अलाइनमेंट के लिए यूज कर रहे, बट कहीं ना कहीं उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसकी जो आइडियोलॉजी थी कि जो भी कंट्री है जो अभी अभी रिसेंटली डीकोलोनाइज हुए हैं, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्री है, वो जो है अपना स्टैंड रख पाए। एंड बिकॉज सारे जो जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी एक सेम हिस्ट्री रही है, दैट इज कॉलोनाइजेशन, ठीक है, उनका एक सेम हिस्ट्री है, शेयर्ड पास्ट है, तो इस वजह से जो है हमें एक यूनिटी दिखानी चाहिए वर्ल्ड में, जो है हम
क्या कर सके, एक उभर के आ सके। तो यही उसकी रेलिवेंस है, उसकी आइडियोलॉजी, जहाँ पे इन अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज की बात की गई है। ठीक है, तो इसलिए ये अभी भी इफेक्टिव है, दो इसका रेलिवेंस जो अभी उतना नहीं है, बट कुछ सेंस में जो है इसका रेलेवेंस अभी तक है, बिकॉज इट एम्फेसाइज हैज शिफ्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल इश्यूज टू इकोनॉमिक इश्यूज सच एज पॉवर्टी एलिविएशन एंड प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सेट्रा। तो इसमें ये बोला गया है इट हैज नॉट लॉस्ट इज रेलिवेंस, इसने अपने रेलिवेंस को अभी तक खोया नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज से अभी उन्होंने किसकी तरफ अपनी इशू को शिफ्ट कर लिया है, इकोनॉमी की तरफ। सो पॉवर्टी एलिविएशन, इनजस्टिस, ठीक है, एंड जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रमोशन करना, इन सब इश्यूज पे अब वो ध्यान देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो, मेंशन एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इंटरनेशनल इश्यूज वेयर इंडिया टुक एन इंडिपेंडेंट स्टैंड। सो यहाँ पे दो एग्जांपल है, ब्रिटेन में where the world protest against the Britain and the daring act of India to refuse the NPT sign, not so very important question. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, give any two reason why the smaller state in alliance in the Cold War era use the link to the super powers। तो जो स्मॉलर स्टेट है वो सुपर पावर के साथ इसलिए जा रहे थे क्योंकि उनको मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड, ठीक है, सब कुछ मिल रहा था। तो कोई उनको एक सपोर्ट के लिए है, कोई भी अगर उसकी राइवल उस पर हमला कर दे, ठीक है, कोई भी अगर उसका दुश्मन है उस पर हमला कर दे, तो उनको पता था कि हम हमारे ऊपर जो है यूएस का या यूएसएसआर जो भी जिसके भी अलायंस में वो थे उनका सपोर्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, मेंशन एनी टू रिफॉर्म्स इन द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। दो रिफॉर्म्स क्या आए, दिस इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, ये जो है आपका यूनाइटेड नेशन से टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 18 का है, मेंशन फुल फॉर्म सियाटो, सेंटो, नाटो, एलडीसी, सबका मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एलडीसी का आपको पता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज, एंड सियाटो का साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, नेम वन पैक्ट ऑफ ईस्टर्न अलायंस एंड थ्री पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्न अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। एक ईस्टर्न अलायंस का क्या होगा, वर्सो, ठीक है, डब्ल्यू से वर्सो, ओके। एंड तीन आपको जो है वेस्टर्न अलायंस का बताना है, तो पहले तो होगा नाटो, उसके बाद सियाटो एंड देन सेंटो। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मेंशन एनी टू सुपर पावर्स कन्फ्रंटेशन ड्यूरिंग दी कोल्ड वॉर एरा। सो एक जो है कोरिया में हुआ था, ठीक है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो डिवाइड हुआ था, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए साउडेड विद। सो ये देखो नॉर्थ कोरिया एंड ये है साउथ कोरिया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन इसको सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएन एंड यूएस, ठीक है, एंड इसको जो है यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था। ओके, यूएसएसआर। सो आप ये देख लो, मैंने ये बोला है कि यूएस एंड यूएसएसआर कभी जो है एक दूसरे से लड़े नहीं, बट ये इनडायरेक्टली जो है अपना पावर शो कर रहे थे। तो जो नॉर्थ कोरिया है उसको सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसएसआर, एंड जो साउथ कोरिया है उसको सपोर्ट कौन कर रहे थे, यूएस। उसके बाद 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ। ओके, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हाउ डिड एनपीटी नॉट सीक टू एस्टेब्लिश द अबॉलिश द न्यूक्लियर वेपन्स एंड वाज डिस्क्रिमिनेटरी। ये डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए था क्योंकि ये जो है सिर्फ किस पे लागू हो रहे थे, जिसके पास नॉन न्यूक्लियर पावर्स जो है, नॉन न्यूक्लियर वेपन पावर कंट्रीज जो है, मतलब जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, वो उन पे लागू हो रहे थे। एंड जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स थे उनके पास वो मतलब लागू नहीं हो रहे थे, मतलब उनका न्यूक्लियर वेपन रखना एक टाइप का लेजिटिमेट बन गया था। सो इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी था। So the main concern was to curb the proliferation of the nuclear weapon, not the abolition. So it allowed only nuclear weapon state to possess nuclear weapon। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी एनपीटी है, ये सिर्फ उन कंट्रीज को अलाउ कर रही थी वेपन्स रखने के लिए जिनके पास ऑलरेडी है। मींस 5 कंट्रीज जो मैंने आपको बताई जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, सिर्फ वही जो है अपना न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते थे, बाकी जिनके पास नहीं है वो नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, मतलब अगर आपको हटाना है तो पूरी तरीके से हटाओ, ठीक है, नहीं तो अगर किसी का हटाना ही नहीं है तो मत हटाओ। ओके, सो दैट इज द केस। उसके बाद हम देखते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, किस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट, व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द टू कैंप्स लेड बाय द यूएस यूएसएसआर। ये वाला क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो रहा है कि यूएस एंड यूएसएसआर के अलायंस से इंडिया ने क्यों दूरी बना ली। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी 2-3 बार बता चुकी हूँ। तो वही सेम आंसर जो है आपको थोड़ा ब्रॉड वे में लिखना है, 2015 में पूछा गया था।
ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाई डिड द सुपर पावर नीड स्मॉलर स्टेट एज देयर एलाई, स्मॉलर स्टेट क्यों चाहिए थी, ये भी मैंने अभी बता दिया है। सो ये जो सारे क्वेश्चन जिसमें मैं स्टार लगा रही हूँ सारे रिपीट हो रहे हैं, तो इनको अच्छे से करना, ठीक है, कि स्मॉलर स्टेट की जरूरत क्यों थी सुपर पावर को स्मॉलर स्टेट की जरूरत क्यों थी, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों को एक दूसरे की जरूरत क्यों थी वो आपको लिखना है। तो मिलिट्री अलायंस वहां पे बनाने के लिए, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रीजन तो ये हो गया कि मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, वहां पे उनकी मिलिट्री बेस बनाने के लिए, उनको एक जो है उनका एक्सपेंशन हो जाता है, ठीक है। अगर यूएस ने अपने जो है छोटे छोटे और कंट्रीज को अपने साथ मिला दिया तो उनके एरिया की एक्सपेंशन हो जाती। उसके बाद जो है स्मॉलर कंट्रीज कभी कभी इकोनॉमी से भी हेल्प कर देते थे, एंड प्लस उस एरिया में जहाँ पे वो कब्जा करने वाले हैं उसकी जो ऑयल्स है, मिनरल्स है, बाकी रिसोर्सेस है, उस पर भी एक्सेस उनको मिल जाता था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, व्हाई इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ऑफ इंडिया वाज क्रिटिसाइज, इंडिया की इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया। फर्स्ट तो देखो इसको अनप्रिंसिपल्ड बोला गया, सो जब भी आप इसका आंसर लिखोगे फर्स्ट पॉइंट लिखना है आपको अनप्रिंसिपल्ड। क्यों? क्योंकि इंडिया वाज अनेबल टू कम्युनिकेट इट्स आइडियाज क्लियरली टू द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब इंडिया डिड नॉट राइज अबव टू टेक अ सॉलिड स्टैंड, इन्होंने कभी सॉलिड स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, किसी भी वर्ल्ड इशू पे ये नहीं बोला कि ये सही है या फिर ये गलत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर स्ट्रॉन्ग स्टैंड उन्होंने कभी नहीं लिया इंडिया ने। सेकेंड चीज यही है कि इंडिया टू कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स विच इज हाईली इनकंसिस्टेंट। सो फर्स्ट आपको क्या लिखना है अनप्रिंसिपल, क्योंकि उन्होंने कभी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया। सेकेंड आपको लिखना है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया ना, फॉर इंस्टेंस इंडिया की जो ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ, जो अभी हमने पिछले ही स्लाइड्स में पढ़े, तो यूएसएसआर की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, तो उन्होंने नाम ने क्या बोला था, नॉन अलाइन मूवमेंट ने, कि हम किसी अलायंस के साथ नहीं जाएंगे, बट वही जो है वो यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर रहे हैं, ठीक है। ये कितना कॉन्ट्राडिक्शन की बात है कि एक तरफ वो बोल रहे हैं हमें किसी के साथ नहीं जाना, दूसरी तरफ वो फ्रेंडशिप ट्रीटी बना रहे। तो ये इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बट इंडिया ने ये बोला फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब ये नहीं है कि हम यूएसएसआर के अलायंस में जा रहे हैं, बट हम एक फ्रेंडशिप ट्रीटी बना रहे हैं जो बस 20 साल का है, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया को क्रिटिसाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, नेम एनी टू फाउंडर्स ऑफ नाम, नाम के दो फाउंडर्स बताने हैं, काफी इजी है। एंड उसके बाद है कि मेंशन द नेम ऑफ एनी टू फाउंडर्स ऑफ नाम, एंड यही सारे नेम्स बताने हैं, तो 5 मेंबर्स है उनमें से किसी का भी नाम बता देना, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट के 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगेन मैं ये काफी बार जो है डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसको भी जो है देख लेना, नाम से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है कि उसकी प्रिंसिपल्स, मतलब उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, एंड इंडिया के नाम एंड नाम की स्ट्रैटेजी से इंडिया को क्या फायदा हुआ, क्यों क्रिटिसाइज किया गया, ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो 2 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट तो है ताकि दोनों राइवल्स के साथ मीडिएट कर पाए, दोनों अलायंस से दूर रह पाए, ठीक है, एक अपना स्टैंड ले पाए, ठीक है, न्यूली डिकोलोनाइज कंट्री जो है अपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी रख सके, ठीक है, एंड एमिंग एट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कॉलोनियलिज्म से अभी अभी उभरे थे, अभी डिकोलोनाइजेशन को देखा था उन्होंने, दोबारा वो जो है कॉलोनाइज नहीं होना चाहते थे, इसलिए जो है नॉन अलाइन मूवमेंट इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द रैशनल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आफ्टर, मतलब इसकी रेलिवेंस क्या है, ठीक है, बेसिकली आपको यहाँ पे रेलिवेंस बतानी है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, सो रेलिवेंस वाला भी जरूर अच्छे से कर लेना। उसके बाद वाई हाउ इज नॉन अलाइनमेंट डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी, ये भी क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस यार देखो 2 की ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी आप इसको एक बार कर लेना क्योंकि आ सकता है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, इंडिया रेस्पॉन्स टू दी कोल्ड वॉर, इंडिया का क्या रेस्पॉन्स था, ठीक है, इंडिया कोल्ड वॉर का क्या रेस्पॉन्स था, ये तो इतने मतलब इनका ना ही पैसिव रोल था ना ही नेगेटिव रोल था, ये बहुत एक्टिवली इंटरनेशनल इश्यूज में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, ओके, एंड दोनों साइड में मीडिएट करने की कोशिश कर रहे थे, जो भी कोरिया वॉर वगैरह जो भी चल रहा था उस सब में भी जो है इंडिया जो है मीडिएट करने की कोशिश कर रही थी, दो इट स्टेड अवे फ्रॉम दी टू पावर ब्लॉक्स, बट वो जो है इन्फ्लुएंस थी इंडिया की कहीं ना कहीं, ओके।
उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, वाई वेर मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। बिकॉज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इसलिए बोला गया था क्योंकि वो सारे जो है डीकोलोनाइज कंट्री थी, मीन्स अभी अभी आजाद हुई थी, ना ही उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही अच्छी इकोनॉमी थी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। मतलब कुछ अंडर डेवलप कंट्री थे, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज थे, जैसे लैटिन अमेरिका हो गया, हमारी इंडिया है, ठीक है, अफ्रीका है, एशिया के कुछ कंट्रीज थे। तो ये सारे जो है अभी अभी डीकोलोनाइज हुए थे, जिनके पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, इसलिए इसको एलडीसी बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 11, मेंशन एनी 4 रियलिटीज दैट हैव चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सो 4 रियलिटी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत करना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। उसके अंदर एक अनटैड की रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो इन्होंने प्रमोट करने की बात की थी, जो भी इनकी इंटरेस्ट है, टू प्रमोट देयर इंटरेस्ट बाय इंप्रूविंग देयर कंडीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये बोला गया था जो भी लीस्ट डेवलप कंट्री है उनको इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सेस वगैरह दी जाए, ठीक है, और उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाए। एंड lies in the fact that developed countries had to go for sustained development to remove the tag of least developed countries. सो ये बोला गया है कि यार देखो, इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें हुई थी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एक पॉजिटिव पर्पस के लिए हुआ था। ओके, सो उन्होंने ये बोला था कि जो भी लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनके डेवलपमेंट के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है, हमें जो जो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उनको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये सब बातें बोली गई थी, बट बाद में ड्यू टू इतना प्रेशर आ रहा था ये सुपर पावर से और डेवलप्ड कंट्री से कि ये नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेंट बाय द एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर जो है 6 मार्क्स से क्वेश्चन अभी हम देखते हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे 6 मार्क्स से क्वेश्चन। एंड 6 मार्क्स में क्या क्या आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2016 में पूछा गया, हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट इंटरनेशनल अलायंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वेर डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुपर पावर एंड द कैलकुलेशंस ऑफ द स्मॉल स्टेट। देखो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो सुपर पावर की जो अलायंसेस बन रही थी, ठीक है, ये किस बेस पे बन रही थी। लाइक देखो, स्मॉलर स्टेट्स जो है वो सुपर पावर के साथ आ रही थी, सुपर पावर जो है स्मॉलर स्टेट को ले रही थी, तो इसका क्या हम कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। एक तो देखो, स्मॉलर स्टेट्स जो है, ठीक है, इनका क्या था, ये जो सारी सुपर पावर थी, ये मान लो एक स्मॉलर स्टेट है और ये एक सुपर पावर है, ठीक है। तो अगर मान लो ये सुपर पावर इस पे कंट्रोल कर लेता है ये स्मॉलर स्टेट में, तो ये क्या होगा, ये साथ में जो है इस स्मॉलर स्टेट को मिलिट्री भी देगी, इकोनॉमिक एड भी करेगी, और अगर कभी मुश्किलें आई, किसी ने इन पे हमला कर दिया, तो उसको बचा भी सकती है ना। तो स्मॉलर स्टेट को इस रूप में फायदा था क्योंकि वो स्मॉल थे, उनको थोड़ी जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी। उसके बाद स्मॉलर स्टेट से क्या इनको फायदा था कि मान लो सुपर पावर ने इन पे कंट्रोल कर लिया, तो इनकी जो सारी मिनरल्स है, रिसोर्सेज है, ये किसका हो जाता, इन सुपर पावर्स का हो जाता, ठीक है। उनको एक अपना बेस मिल जाता जहां पे वो अपना मिलिट्री बेस बना सकते थे, यहाँ से दूसरे कंट्रीज पे नजर रख सकते थे, ठीक है। तो दोनों को जो है एक दूसरे से फायदा था, जिस वजह से जो है ये एक दूसरे के साथ जो है अलायंस बना रहे थे। सो दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में दिया गया है, बट इसका आंसर काफी ज्यादा इजी है, जो 2016 में हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेना। ओके, उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई वाज द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही कोल्ड वॉर इसलिए शुरू हुआ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो, जो आपको पता है, एक्सिस पावर एंड अलाइड पावर, ठीक है, एक्सिस पावर और अलाइड पावर। एक्सिस पावर, अलाइड पावर, इनकी जब एक दूसरे में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो इसमें देखा गया कि यूएस एंड यूएसएसआर जो है उभर के आए एज दी टू सुपर पावर्स। एंड उसके बाद जो है ये कोल्ड वॉर का फेज चला, क्योंकि इस टाइम में कोई हॉट वॉर नहीं हुआ, कोई वेपन से या फिर न्यूक्लियर वेपन्स या फिर हथियारों से हमला नहीं किए गए। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो दौर ऐसा था कि साइलेंटली, मतलब जैसे यूएस है, यूएसएसआर है, दोनों अपनी जो है बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, दोनों
जो है मिलिट्री से ज्यादा इक्विप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है, एक दूसरे कंट्रीज में जाके जो है अपना डोमिनेशन शो करने की कोशिश करे, तो ऐसे करके वो एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको ये लगा कि दोनों ही जो है इक्वल ताकतवर है, और हम किसी पे एक पे हमला करते हैं तो हमारा भी काफी भारी नुकसान होगा, ठीक है। तो आपको इसमें आंसर जो है 6 मार्क्स में पूछा गया है, तो कैसे आपको लिखना है। फर्स्ट तो आपको बताना है कोल्ड वॉर के बारे में, एक्सेस पावर, एलाइड पावर के बारे में, और वो कैसे खत्म हुआ। जैसे हिरोशिमा नागासाकी ने जो 2 बॉम्ब ड्रॉप किया था, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो यूएस ने 2 बॉम्ब जो है ड्रॉप किए थे, तो उसकी वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, और उसके बाद जो 2 पावर्स है वो उभर के आए, दैट इज यूएस एंड यूएसएसआर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या फेज चला, कोल्ड वॉर का। तो यही सारी चीजें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 रीजन फॉर दी सुपर पावर्स टू हैव मिलिट्री अलायंस। सेम क्वेश्चन अगेन रिपीटेड, ये वाला काफी रिपीट हो रहा है, तो इसको अच्छे से करना, 4 मार्क्स में भी और 6 मार्क्स में भी। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज देयर had been no cold war, how would the situation been affect the India's foreign policy? Not so important, ठीक है, इसको छोड़ दो, नॉट सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये एनआईओ अनटैड के बारे में बताया गया। देखो ये जो टॉपिक है एनआईओ वाला आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी नहीं पता कि दे या ना दे, सो आई विल सजेस्ट कि एक बार इसको रीड कर लो, ठीक है, समझ लो, ज्यादा इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार चीजों को समझ लो कि 3 चीजों में ध्यान रखना है, एनआईईओ, ठीक है, अनटैड रिपोर्ट और एलडीसी, ये 3 चीजें समझोगे तो आप पूरी कहानी इसकी समझ जाओगे, ठीक है। तो एनआईईओ को एक बार स्लाइटली रीड कर लेना, ताकि अगर आ भी जाए तो आप लिख लो, ओके। बट आपकी ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय इंडिया इन कीपिंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अलाइव। सेम स्टोरी है कि वो जो है एक दूसरे के साथ जो है मीडिएट करने की कोशिश करवा रहे थे, पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। कोरियन वॉर में भी इन्होंने पीस एस्टेब्लिश कराया। एंड इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाओगे, आपका एक टॉपिक है, एंड इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाओगे क्योंकि आपका एक टॉपिक ही अलग से, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, ठीक है, इंडिया एंड दी नाम, ठीक है। सो इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो भी है, ये सारी चीजें उस पर आपको दिख जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज बिकम इररिलेवेंट टुडे। सेम क्वेश्चन अगेन, नाम के रेलेवेंस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंसेस, नेम एनी 2 यूरोपियन कंट्रीज विच। सो ये है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस के बारे में जो आपको लिखना है। ईस्टर्न अलायंस क्या थी, वर्सो, वेस्टर्न अलायंस क्या थी, नाटो। एंड इसमें आपको बताना है विच अमंग्स देम वर नॉट द मेंबर ऑफ द अलायंसेस। तो कौन कौन से है, एक है स्वीडन, ठीक है, ये एंड ऑस्ट्रिया, ये दोनों जो है इन अलायंसेस के पार्ट नहीं थे, ठीक है, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी, आप इसको याद रखना, स्वीडन और ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर्स विच हेल्प सोवियत यूनियन टू बिकेम अ सुपर पावर। सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। व्हाट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर वर्ल्ड इंडिया में जो है वर्ल्ड में कैसे देखने को मिला, एंड एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर क्या है। सो द रीजन फॉर द इमर्जेंस ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड इज दैट कि दो जो थे, यूएस एंड यूएसएसआर, वेर कीन ऑन एक्सपैंडिंग देयर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो फर्स्ट रीजन वाई बाइपोलर वर्ल्ड या जो है बाइपोलर ब्लॉक्स या इमर्जेंस ऑफ 2 ब्लॉक्स इसलिए हुआ क्योंकि दोनों जो पावर थे, यूएस एंड यूएसएसआर, अपने एक्सपेंशन में लगे हुए थे, स्मॉलर कंट्रीज के साथ जो है अलायंसेस बना रहे थे, ठीक है। एंड इन्होंने जो है अपने 2 कैंप्स भी बना लिए थे। तो यूएसएसआर का वर्सो था एंड यूएस का नाटो था। तो इस वजह से जो है और ज्यादा आपको इमर्जेंस देखने को मिली बाइपोलर वर्ल्ड की। एंड दी कोल्ड वॉर ऑल्सो लेड टू सेवरल शूटिंग वर्स एंड कन्फ्रंटेशन। शूटिंग वर्स में छोटे छोटे वॉर और हो रहे थे, जैसे बर्लिन में हुआ, कॉन्गो में हुआ, कोरिया में हुआ, ठीक है। सो ये सारे रीजंस थे कि हमें बाइपोलर वर्ल्ड ज्यादा देखने को मिला। और एरेनाज जो है, ये सारे एरेनाज है कोल्ड वॉर के, जो कोरिया है, बर्लिन है, कोरिया में 1952 53 तक जो वॉर चला, बर्लिन है, ठीक है। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में है, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट इट, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दैट व्हाट इज मेंट बाय आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी एंड
नॉन अलाइनमेंट। आइसोलेशनिज्म क्या होता है? आइसोलेशन मतलब सबसे दूर रहना, ठीक है, मतलब जो भी चल रहा है, जो भी कंट्री में चल रहा है, सबके जो इंटरनेशनल अफेयर्स है, क्राइसिस है, उनसे दूर रहना, ठीक है, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। इट इज द पॉलिसी और डॉक्ट्राइन ऑफ आइसोलेटिंग वन कंट्री फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द अदर्स नेशन बाय डिक्लाइनिंग टू एंटर द अलायंसेस, ठीक है, किसी भी अलायंस में ना जाना, ठीक है, कोई भी क्राइसिस में कुछ नहीं बोलना, अपने आप को आइसोलेट कर लेना, एकदम हटा लेना दुनिया से, ठीक है। ऊपर सेकंड है न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी मतलब क्या है? दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अ वॉर बिटवीन द टू नेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल अपने आप को साइड कर लेना, एकदम दूर चले जाना, ठीक है। एंड न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? न्यूट्रलिटी का मतलब ये है कि कोई भी वॉर में शामिल नहीं होना, ठीक है, अगर दोनों में वर्ड चल रहा है तो उसमें जो है शामिल नहीं होना, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलिटी। और नॉन अलाइनमेंट, इट इज अ पॉपुलर मतलब इंटरनेशनल मूवमेंट चला जहां पे दोनों अलायंसेस से जो है दूर रहा गया, ठीक है, जो भी डिकोलोनाइज कंट्री आए वो दोनों अलायंसेस से दूर रहे, ठीक है, ताकि अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो सके, किसी के दबाव में वो ना आए और अपना एक खुद का स्टैंड रहे। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो एंड ऑल अबाउट दिस टॉपिक कोल्ड वॉर एरा। इसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे मैंने डिस्कस किए, इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम से काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, सो नाम में से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, लाइक उनकी रिलेशन जो है, नाम क्यों, उसकी क्या क्रिटिसिजम्स है, इंडिया को कैसे इसने हेल्प किया एंड उसकी रेलिवेंस क्या रह गई है, ठीक है, इंडिया एंड जो है नाम की क्या रोल है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, आइसोलेटिज्म, न्यूट्रलिटी, नॉन अलाइनमेंट, उनके फाउंडिंग मेंबर्स, फर्स्ट जो है मीटिंग कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट समिट जो है कहाँ पे हुई थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग ये है कि कोल्ड वॉर एरा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है। और थर्ड थिंग ये आपको बता, थर्ड थिंग ये पढ़ लेना कि जो टू पावर ब्लॉक्स है, ठीक है, वो कैसे एमर्ज हुए, ठीक है, क्या स्टोरी है, उसको पूरा पढ़ लोगे तो कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, नाटो वर्सेस सेंटो सियाटो, ठीक है, एंड क्यों जो है स्मॉलर कंट्रीज को, स्मॉलर कंट्रीज के साथ अलायंसेस बनाए जा रहे थे, दोनों के क्या फायदे थे, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।